नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर संभाग के युवाओं से की भेंट मुलाकात। युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी विभिन्न मांगों पर की कई अहम घोषणाएं। राजधानी रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर सहारा इंडिया के निवेशकों ने जताया आभार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री के मौजूदगी में की हर जिले में सहारा सहायता केंद्र खोलने की घोषणा। और दुर्ग पुलिस की जंबो टीम ने उरला स्थित बॉम्बे आवास में रविवार की सुबह दी दबिश। 10 ऐसे आरोपियों को किया गिरफ्तार जिनके खिलाफ जारी हुए थे वारंट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रविवार को राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में रायपुर संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट मुलाकात के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। युवाओं ने नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण पर अपने विचार व्यक्त किया। इस दौरान धमतरी के युवा सोमेश्वर गंजीर ने ऋग्वेद के श्लोकों के साथ सपनों का छत्तीसगढ़ पर जोशीले तरीके से अपनी बात रखी। सोमेश्वर गंजीर के जोशीले भाषण को सुनकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पास बुलाकर गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए मौके पर ही उनकी विभिन्न मांगों पर की कई अहम घोषणाएं। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। नमस्कार सम्माननीय मंच। विश्व वंदनीय भारत माता के इकलौती राज दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महातारी जेकर पावन कोरा में बसे यहाँ के जम्मो नर और नारी, दाई दीदी महतारी मोर नान्हे नान्हे संगवारी, आप सबला जय जोहार। मैं सोमेश्वर प्रसाद गंजीर छत्तीसगढ़ की धर्म की राजधानी जिला धमतरी से आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूं। मान्यवर, जब कभी भी मैं मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ की चर्चा करता हूं तो मुझे याद आती है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र की, जहां कहते हैं ओम अब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम अराष्ट्रे राजन्यः शूर ईश्वो अति व्याधि महारथोज्जायताम दुग्धेनु अटवरनाथम शक्ति पुरंध्या जिष्णु रथेष्ठा सभेयो यजमानस्य वीरोज्जायताम निकामे निकामे न परजंतु वर्षतु फलवस्यो न योगक्षेमो न कल्पताम। अर्थात हमारा ज्ञान उत्तम हो, हमारे योद्धा समर्थ हो, हमारा युवा सभ्य हो, हमारा पशुधन समृद्ध हो, हमारी ऋतुएं अनुकूल हो, हमारी वनस्पतियां विकसित हो, हम अपने अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करें और प्राप्त वैभव की रक्षा करते हुए सबका कल्याण निहित हो। अगर मान्यवर मेरा छत्तीसगढ़ ऐसे लक्ष्यों को परिलक्षित करता है तो मैं मानता हूं यही मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ है। चलिए मिलकर आनंद उठाते हैं कर्मा, ददरिया, सुआ, गेड़ी, भौरा, बाटी का। चलिए मिलकर बनाते हैं छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और दिखाते हैं पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अंत में जियो मुड़ी उठा के बोलो छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो बोलो छत्तीसगढ़ी गोट, छत्तीसगढ़ी गोट। धन्यवाद। जय मां भारती। प्रणाम। कैसे लगा थे? अभी भाषण सुने मजा है। पूरा प्रदेश में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में घेरे में हर विधानसभा में वो समय मन में ख्याल आई
कि हमारे नौजवान संगवारी मन के सपना का है, कॉलेज के लइका पढ़ैया लइका मन के सपना का है, और ओकर सेती आज ये इंडोर स्टेडियम में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखें। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य मन के साथ बैठ के छत्तीसगढ़ के उम्मीद, छत्तीसगढ़ के भविष्य, ये दोनों विषय में चर्चा करबो। और बहुत शानदार हमारे साथी मन, नौजवान साथी मन बहुत बढ़िया विचार रखीस, ओकर बार एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। नमस्कार, पहा बनो था काका, खुश रहो। ये तरफ, सामने तरफ, अच्छा सामने, चलो एती सर सामने इधर बोलो भाई। मैं पुलकित बाग श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी के तरफ से आपके अभिनंदन कर रहा हूँ। जी नमस्कार सर, पहली तो मोर एक शिकायत है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहली जो मंच संचालन करत रही वो सब डिपार्टमेंट के बारे में पूछिस, लेकिन लॉ विभाग के बारे में, विधि विभाग के बारे में नहीं पूछिस। तो एक शिकायत है कि विधि विभाग जो भारत के संविधान और कानून के रक्षा करते, ओला भी हम सब ला सम्मान देना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमन जो अधिवक्ता हैं, मैं विधि के छात्र हूं तो विधि से ही जुड़े एक सवाल है, मतलब सुझाव है कि जो जूनियर अधिवक्ता होते वो अपन लाइफ में बहुत संघर्ष करते, तो ओखर पर कुछ स्टाइपेंड के व्यवस्था आप मन की तरफ से होना चाहिए। और दूसरा ये है कि रोजगार के सवाल है, सरकारी रोजगार जो है सबला नहीं मिल सके, लेकिन अपन जो युवा है साथी है वो मनला स्वरोजगार के लिए कुछ योजना अपन सरकार के तरफ से वो मनला ब्याज, कम ब्याज या बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा सकते का, ऐसा एक योजना कर सकते। ठीक है, वो लिख के दे देवे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार देर रात 2.5 घंटे तक बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रविवार की सुबह कई वर्ग के लोगों ने शाह से मुलाकात की। 12 जातियों को जनजाति में शामिल करने और सहारा इंडिया परिवार का पैसा लौटाने पर लोगों ने गृह मंत्री का धन्यवाद किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्य के हर जिले में 2 सहारा सहायता केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। अभी जो विषय था, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी को जो जनजाति समाज के 12 जातियां जो अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित थी, उनके समस्याओं का निदान बहुत जल्दी होने वाला है। राज्यसभा में बिल आने के बाद कानून बन जाएगा और उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। वो जातियां आज गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने आए। उसी तरह से महारा और महार जाति के लोग भी आभार व्यक्त करने आए और सहारा के निवेशक जो लगातार भटक रहे थे, उनके समस्याओं के निदान का पहल गृह मंत्री जी ने किया है और उनके लिए भी सहारा निवेशक धन्यवाद देने आए थे। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में लोगों से इन 3 विषयों को लेकर बड़ा लाभ मिलने वाला है। दुर्ग पुलिस ने रविवार तड़के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित बॉम्बे आवास उर्ला में सरप्राइज चेकिंग की। कार्यवाही के दौरान 7 राजपत्रित अधिकारी, 18 टीआई और 250 जवानों का बल मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस ने 10 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके खिलाफ स्थायी व अन्य वारंट जारी हुए थे। दुर्ग एसपी इस समय कम्युनिटी पुलिसिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि इससे नशा के खिलाफ और अपराध को रोकने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। इससे पहले भिलाई के तालपुरी कॉलोनी में पुलिस को जंबो टीम ने सरप्राइज चेकिंग की थी। दुर्ग पुलिस द्वारा रविवार के तड़के सुबह करीब 5 बजे दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उर्ला आवासों में कम्युनिटी पुलिस के तहत सरप्राइज चेकिंग की, जहां बड़ी संख्या में 7 राजपत्रित अधिकारियों सहित 250 जवानों का अमला पहुंचा। इसके चलते वहां उपस्थित लोगों में कई तरह के असामाजिक तत्व, अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से की गई दबिश कार्रवाई से पुलिस को उम्मीद है कि नशा के खिलाफ एवं अपराध को रोकने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। बता दें कि दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने दुर्ग जिले की कमान संभालते ही तब से वे कम्युनिटी पुलिसिंग पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिसके तहत आज ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव का कहना है कि आज सुबह से शुरू की गई है ये कार्रवाई, जिसमें कई
अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों को पाया गया और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस के द्वारा जो बेसिक पुलिसिंग को लेकर अभियान चलाया जाता है, उसी तारतम्य में आज हमारे मोहन नगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे आवासीय परिसर में हमारे द्वारा सरप्राइज चेकिंग की गई है। यहाँ पर 1800 से 2000 की संख्या में मकान है। नगर निगम और सरकार के द्वारा बहुत ही सस्ते दरों पर मकान यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो उस कारण यहाँ पर आपराधिक तत्वों और सस्ते दरों पर उपलब्ध होने के कारण अवैध लोगों के द्वारा भी कब्जा करके या फिर दूसरे किराया लेकर घरों का इस्तेमाल क्राइम ग्रुप में करने की सूचना पर हमारे द्वारा दबिश दी गई है। अभी इस कार्रवाई में 7 राज्य प्रतिनिधि अधिकारी, 18 निरीक्षक और 250 की संख्या में जवान शामिल हैं। यह प्रातः 4 बजे हम लोगों ने इस अभियान को आरंभ किया है और अभी भी जारी है। अभी तक 8 संदेही हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुछ मोटरसाइकिल और कुछ अनावत मिली हैं, अभी तस्दीक की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगरपालिका निगम रिसाली। टेंशन ना लो, शिवा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है।
पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनहितकारी योजनाओं और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के काम से प्रभावित होकर भाजपा के सक्रिय सदस्यों, वार्ड 46 दुर्गा मंदिर वार्ड और छावनी के सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। इसके अलावा हरेली त्योहार पर्व के अवसर पर भाजपा सदस्यों व पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाया। ये सभी कांग्रेस के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आतुर हैं। वार्ड 40 छावनी के भाजपा के करीब 40 ऐसे सदस्य हैं जो सालों से भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे और भाजपा का झंडा उठाते रहे हैं, पर भाजपा के बड़े नेताओं ने कभी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। शहर की दुर्दशा और जर्जर सड़कों पर हुए गड्ढों से आक्रोशित भाजयुमो ने खुद ही गड्ढा पाटने का अभियान शुरू किया। वहीं भाजयुमो अध्यक्ष ने शहर विधायक पर आरोप लगाते हुए दिखावा छोड़ हकीकत पर ध्यान देने का आह्वान किया। शहर में इन दिनों सड़कों का हाल बुरा है, चाहे मुख्य सड़क हो या अंदरूनी मार्ग, जहां सिर्फ और सिर्फ गड्ढा ही नजर आ रहा है, जिससे आक्रोशित भाजयुमो के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर हुए गड्ढों पर शहर विधायक वोरा और नगर निगम को आईना दिखाते हुए खुद ही गड्ढा पाटने का अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर पोल साहेपारा चौक पर हुए बड़े से गड्ढे से पत्थर निकाल मिट्टी डाल उस गड्ढे को पाटा गया। साथ ही उन्होंने शहर विधायक और नगर निगम पर आक्रोश जताते हुए कहा कि आपकी अनदेखी से किसी के परिवार के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। कम से कम फोटो खिंचवाना छोड़ धरातल पर कुछ काम ही कर दो। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा
आज ये जो गड्ढा दिख रहा है पोसाईपारा में, जिससे बड़ा बुलडोजर रखा था यहाँ, उसको हम युवा मोर्चा हटाए हैं और वहाँ रेत और सीमेंट से डाल के उस जगह को हम लोग पाटे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था, किसी के परिवार के चिराग छीन सकता था, है ना। इसलिए युवा मोर्चा खुद होके यहाँ काम किए, क्योंकि निगम प्रशासन को कोई मतलब नहीं किसी जान के क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो कितना गड्ढा है। हम लोग कुछ दिन पहले ही निगम का घेराव किए थे यही सड़क के मुद्दे के लेकर, और बाकरीवाल जी ने बोला था ये हो जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन देखिए कितना निंदनीय है ये घटना। सिर्फ पैसा इन लोग ढकार रहे हैं, पैसे का यूज नहीं कर रहे हैं, और सभी सड़क का यही हाल है, गड्ढा पड़े हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसको लेकर हम लोग ने ये आंदोलन, और कलेक्टर महोदय ने कुछ दिन पहले फटकार लगाई थी कमिश्नर को। ऐसे भी और बहुत जगह गड्ढे, उसके लेकर हम खुद ही निकलेंगे। अब युवा मोर्चा खुद ही पाटेंगे, क्योंकि निगम का तो भगवान भरोसे हैं, कोई पैसा ही नहीं है उन लोग के पास, कहाँ ही करेंगे, है ना। तो हम खुद ही पाटेंगे अब सब गड्ढे को। युवा मोर्चा ये प्रण लेके निकल लेगी अब सभी वार्डों में। तो आप देख ही रहे हो, मीडिया के माध्यम से जानकारी है ही, शहर में पूरा अस्त व्यस्त फैला हुआ है। गड्ढे तो फिर तो आम बात हो गया, सड़क तो है ही नहीं, शहर में हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। विधायक मस्त हैं फोटोबाजी करने में, महापौर जी मस्त हैं, अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, बोल बम ये बम वो बम कर रहे हैं। शहर के ऊपर कोई ध्यान है नहीं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, शहर का हृदय स्थल है इंदिरा मार्केट, जबकि वो खुद एक व्यापारी पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बाद भी उनको ये सब ख्याल नहीं है। तो बहुत ही घोर निंदनीय है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा ना हो, भगवान से प्रार्थना है। और अभी तक के भारतीय जनता पार्टी तो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन की है। अगर एक गड्ढे का मरम्मत नहीं कराया गया, शहर में इस प्रकार से स्थिति और रही, तो उग्र प्रदर्शन युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। शनिवार को माइलस्टोन जूनियर में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग को थीम आधारित रखा गया था। इस समय विद्यालय में फ्रूट डे चल रहा था, जिसमें बच्चे प्रतिदिन थीम के अनुसार फल ला रहे थे। बच्चों को सभी फल के नाम व उनके स्वाद से अवगत कराकर बताया गया था कि कौन से फल किस रंग के हैं, कौन से फल सर्दी में होते हैं और कौन से फल गर्मी के मौसम में होते हैं। इस प्रकार से बच्चों को अलग अलग मौसम में फलों का ज्ञान करवाया गया था। इस मीटिंग में बच्चों के ज्ञानवर्धक शारीरिक व मानसिक विकास तथा मनोरंजन के उद्देश्य से कई प्रकार के गेम्स का आयोजन भी किया गया। मीटिंग में काफी संख्या में पेरेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश ने इस घटना की निंदा की। इस कड़ी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर पुतला दहन किया। दुर्ग के मालवीय नगर चौक पर रविवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। साथ ही जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी कड़ी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि मणिपुर व केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। वहीं एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू ने कहा कि भारत देश के अंदर 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश को लेकर कोई चिंता नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे अपना दौरा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को जाने से रोका जाता है। मणिपुर में काफी हिंसा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कोई चिंता नहीं जता रहे। आने वाले दिनों में देश के लोगों द्वारा सत्ता से बाहर किया जाएगा। आज भारत देश के अंदर मणिपुर है, वहाँ पे लगातार 80 दिनों से हिंसा, वहाँ पे आज ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है जो आज देशवासियों के सामने, पूरे देश के करोड़ों लोगों के सामने यह चिंता का विषय है कि मणिपुर एक हिंसा के उसमें जल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आज उनको 1 रुपये के भी देश के प्रति कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको अभी सामने विधानसभा चुनाव है, उसको लेके सारे प्रदेशों में दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर के विषय को लेके ना तो नरेंद्र मोदी जी एक शब्द बोलते हैं, न ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसके विषय को लेके किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करते। टिप्पणी कहने का सेंस ये है कि जब हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ जाते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। राहुल जी इस देश में नफरत को मिटाने के लिए और प्यार की सौगात देने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का एक ऐतिहासिक यात्रा किया। उसी के तर्ज पे मोहब्बत जुटाने के लिए मणिपुर गया, लेकिन उनको भी उस जगह से रोका गया। क्या देश के प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, देश में ये स्थिति हो रही है, उस हिंसा को लेके अभी भी सशक्त नहीं है। आने वाला समय निश्चित रूप से देश की करोड़ों जनता इस विषय को गंभीरता से लेगी और देश के प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बाहर कर उनकी ये अहंकारी जो राजा है यहाँ देश के, उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। भाजपा की कथनी करनी में यही तो फर्क है। वो क्या कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज एक बेटी जल रही है, उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ बलात्कार, उनकी हत्या हो जा रही है। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को ये बात सुनाई नहीं देती? क्या देश की जनता उनको ये बताना चाह रही है कि आइए, आप जाइए मणिपुर, देखिए वहाँ की स्थिति देखिए, समझिए। आप जब तक ग्राउंड में नहीं रहेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप हवाई यात्रा करेंगे तो आपको सिर्फ ऊपर हवाई दिखेगा। आपको अगर देश की वास्तविक स्थिति जाननी है तो मैदान में आना पड़ेगा। हमारे देश में 70 साल के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई थी। मणिपुर की जो घटना है ये हमारे लिए, हमको इंसानियत के नाते झकझोर रही है। ये घटना हमारे गृह मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ की हिंसा जो हो रही है उस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके उसको काबू में किया जाना चाहिए। कि इस प्रकार की घटना जो हो रही है, ये एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ है ना देश की बेटी निर्वस्त्र घुमाई जा रही है ना। इससे ये सबसे आज के डेट में ये इतिहास में सबसे काले पन्ने में ये दर्ज होगा कि मणिपुर की ऐसी हिंसा, और 70 दिन से प्रधानमंत्री जी मौन है और अब ये बोल रहे हैं कि ये मेरे जी को
ठेस पहुंच रहा है ये घटना से। 70 दिन तक आप क्या कर रहे थे जब वहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा था? ये हमारी प्रधानमंत्री से निवेदन है कि मणिपुर के लिए कुछ दिशा निर्देश करे, कुछ ऐसे अपने जारी करे जिससे ये घटना दोबारा किसी भी राज्य में और कहीं भी ना हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनहितकारी योजनाओं व कांग्रेस पदाधिकारियों की सक्रियता से इस बार के विधानसभा चुनाव में 75 पार के टारगेट को पूरा करने के प्रति आश्वस्त युवा कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अयूब खान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तो भरोसा है का नारा आज पूरे प्रदेश में जोश से गूंज रहा है। आइए देखते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अयूब खान से हुई खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम आपको मिलाने जाएंगे अयूब खान, जो कि दुर्ग भिलाई के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज वो हमें बताएंगे कि अपने इतने लंबे राजनीतिक करियर में किस प्रकार का उनका अनुभव रहा है। जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, काफ़ी लंबा वक्त या कहें 2 दशक से भी अधिक का वक्त इनको गुजर चुका है कांग्रेस पार्टी में। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन परिचय भी लेंगे और राजनीतिक तौर से किस प्रकार से वो सक्रिय रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अयूब खान जी। आज आप ये बताएंगे सबसे पहले कि कितना वक्त आपको कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो चुका है, किस प्रकार की गतिविधियाँ रही आपकी? सबसे पहले ग्रैंड एशियन के जो हमारे व्यूअर हैं, जो दर्शक हैं, उनको मेरा नमस्कार, जय जोहार। मैं जो आपका जो प्रश्न है, तो मेरी राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी से लगभग 25 साल के आसपास हो रही है। मैं एक समय में स्कूलों में चुनाव हुआ करता था, तो दुर्ग जिले का सबसे बड़ा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल मल्टीपर्पस कहते थे, उस स्कूल में इलेक्शन हुआ करते थे। तो वहाँ पे अध्यक्ष पद का मैंने चुनाव लड़ा था और मैं लगभग 2000 स्टूडेंट थे, इसमें 1300 स्टूडेंट लोगों ने मुझे चुना था, तो मैं अध्यक्ष बना था। उसके बाद मैं NSUI जो कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है, उस छात्र इकाई को मैंने NSUI को ज्वाइन करके शहर जिला NSUI का महामंत्री बना। शहर जिला महामंत्री बनने के बाद फिर मैं छात्र राजनीति में लगा रहा। मेरा कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन हो गया। छात्र राजनीति करते करते फिर सन 2000 में मैं छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद यहाँ संगठन और की भी नियुक्तियाँ शुरू हो गई। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने से फिर अभी जो वर्तमान में महापौर है रायपुर के भाई एजाज ढेबर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो मैं उनके साथ उनकी कमेटी में प्रदेश महासचिव रहा। हालांकि मैं दुर्ग शहर कांग्रेस का NSUI का अध्यक्ष बनना चाहता था दुर्ग जिले का, तो वो ना बन के मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया। फिर उसमें मैं लगातार सक्रिय रहा, काम करता रहा और NSUI की राजनीति के बाद फिर मैं युवा कांग्रेस में आना चाहा। युवा कांग्रेस में भी मैं जिला के अध्यक्ष के रूप में अपना चाहता था कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया जाए, फिर मैं नहीं बन पाया। फिर राहुल गांधी जी उस समय राजनीति में 2000 के बाद 5 के बाद सक्रिय हुए थे और युवा कांग्रेस के प्रभारी बने थे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। तो राहुल गांधी जी ने युवा कांग्रेस को, भारतीय युवा कांग्रेस को एक और संगठन दिया था जिसकी कि आप इसमें सोशल वर्क का काम करेंगे। सोशल वर्क करते हुए ये जो आंदोलन उन्हें जो एक प्रोग्राम दिया था वो संगठन के रूप में दिया था, उसको अक्स बोला जाता था, आम आदमी का सिपाही। आम आदमी का सिपाही, जैसे अभी आम आदमी की जो पार्टी होती है, वो उसी से पहले राहुल जी की सोच थी कि एक संगठन दिया जाए जो यूथ कांग्रेस की जो युवाओं की, जो कांग्रेस पार्टी की जो युवाओं की जो भूमिका है, थोड़ा रचनात्मक कार्य और सोशल कार्य में भी चले, तो वो बनाया था। तो उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया दुर्ग जिले का। मैं उस समय 2007 में मैं दुर्ग जिला का अध्यक्ष बना अक्स का और सोशल कार्य करता रहा। और मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष तो बन नहीं पाया, मैंने बहुत शक्ति प्रदर्शन किया, भीड़ करा, तामझाम किया, सब किया, लेकिन जिला की नियुक्ति
पथ में बहुत सारी चीजें होती है स्थानीय नेताओं के अनुमोदन से, या बहुत सारी ऐसी परिस्थिति बनती है जो हो नहीं पाई और मैं ना बन पाया, तो मैं अक्स का अध्यक्ष बन के मैं अपना काम करने लगा। फिर राहुल जी ने NSY में छात्र चुनाव की शुरुआत की, मतलब संगठनात्मक चुनाव की प्रभारी थे तो राहुल जी की पूरी चलती थी, NSY के भी प्रभारी और यूथ कांग्रेस के भी प्रभारी, तो उनके कारण संगठन में चुनाव होने लगे। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने एकदम लोकतांत्रिक रूप से चुनाव करवाया। NSY में चुनाव हुआ, NSY से चुनाव होने के बाद जैसे आज देवेंद्र यादव जी हैं, वो भी NSY का चुनाव जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, आज विधायक हैं। ऐसे लोग चुने गए थे उस समय NSY से। फिर 2010 में यूथ कांग्रेस का चुनाव की उन्होंने घोषणा कर दी कि यूथ कांग्रेस में भी चुनाव होगा। तो यूथ कांग्रेस का जो मेरे जिला अध्यक्ष बनने का जो सपना था मुझे, अब मुझे साकार करने का मौका मिला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट चुनाव हो गया था। अपने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाओ और वार्ड में उनको जितवा के लाओ, फिर उनसे फिर अपने आप को वोट करवाओ, वो विधानसभा। तो मैं 2010 में निर्वाचित प्रथम लोकसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना। मतलब कांग्रेस की राजनीति में, युवा कांग्रेस की राजनीति में जो चुनाव की जो प्रक्रिया की जो प्रोसेस हुई है, जिसका शुरुआत हुआ है, उसका मैं प्रथम अध्यक्ष हूँ दुर्ग जिले के लोकसभा के इतिहास में। और मैं जब अध्यक्ष बना तो बेमेतरा के पूरे जिले के 9 विधानसभा आते थे। आज संगठन में आज देखा जाएगा तो यूथ कांग्रेस में भी और सीनियर कांग्रेस में, उसमें 4 संगठन जिले हो गए, संगठनात्मक 5 हो गए, लेकिन मैं एक लोकसभा का अध्यक्ष हुआ करता। मेरा दायरा बहुत बड़ा था, मतलब बोल सकते एक संभाग स्तरीय टाइप का, इतना मैं उसका निर्वहन मैं किया यूथ कांग्रेस का। फिर प्रदेश महासचिव रहा यूथ कांग्रेस में भी निर्वाचित। फिर मैं लायंस क्लब ज्वाइन करा, लायंस क्लब के साथ काम करके सोशल वर्क करता रहा। तो ये सारे मेरे मतलब ये संगठनात्मक मेरी वो है जो शुरुआत हुई है मेरी। जैसे कि आप बता रहे हैं बतौर छात्र नेता बहुत एक्टिव रहे। छत्तीसगढ़ राज्य 2000 के आसपास जो अस्तित्व में आया, पहली सरकार आप ही की बनी, जी कांग्रेस पार्टी की। उस वक्त आपका रूलिंग पार्टी में किस प्रकार का आपको अनुभव याद रहा कुछ? देखो उस समय तो उम्र कम थी, बस हमारी सरकार है, थोड़ा ताम झाम देखना, साए साए गाड़ियां आने जाना, जो मुख्यमंत्री का जो लाव लश्कर देखना, उतनी ज़्यादा, और वो बस नेताओं से मिल लें और अपनी बात रख दें, वही हम लोग के लिए उस समय मुझे बहुत वो लगता था कि किसी की समस्याएं हो, छात्र की समस्याएं, जैसे किसी का फीस माफ कराना है, या फिर क्या बोलते हैं जो स्कूल कॉलेज की कोई समस्याएं हो रही, कहीं स्कूल कॉलेज खोलने की मांग हो, तो वो सारी चीज़ हम लोग मंत्री और मुख्यमंत्रियों से मिल के उस समय करते थे, और वो चीज़ हमारी सुनी जाती थी, सुनवाई भी होती थी और चलती भी थी। और हम लोग, मेरा बेसिक क्या हुआ कि छात्र राजनीति तो मैं करता रहा, उसके बाद छात्र राजनीति के साथ मैं स्कूल कॉलेजों में जो चुनाव हुआ करते थे वो भी मैं अपना पैनल से लड़ाया करता था, जितवाया करता था। अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहता था कि जो मैं जिनको लड़ाया करता था स्कूल कॉलेज से, वो जीता भी करते थे। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में, महिला कॉलेज है, सुराना कॉलेज है, कल्याण कॉलेज, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर हम लोग मिलके NSY के थ्रू या अपना सब मिलके हम लोग मिलके चुनाव लड़ाया करते थे। मतलब ये जो डायरेक्ट चुनाव होते थे, वो संगठनात्मक चुनाव तो मैं अपना लड़ा था, लेकिन स्कूल कॉलेजों में भी डायरेक्ट चुनाव होते थे, तो वहां से भी उन लोगों को प्रमोट करना, उनको लाना, फिर उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ना, ये सब मेरा वो था। और कांग्रेस का अच्छा था, देखो कांग्रेस की जो आप 2000 से 2003 की जो कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि जो अजीत जोगी सरकार की है, जो धान खरीदी, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में धान नहीं खरीदी करते थे, उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। ये तो बात हुई जो 3 साल का कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का, हाँ। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई, हाँ। और कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी, हाँ। उस समय का जो काफी लंबा अंतराल था, उस समय का कैसा अनुभव रहा? देखो केंद्र में कांग्रेस की सरकार जो रही वो माइलस्टोन थी, माइलस्टोन सरकार। उनके जो योजना है वो आज भी वो योजना चल रहे हैं। आप महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा योजना नहीं, एक्ट है, कानून है। आप RT राइट टू एजुकेशन, RTI भ्रष्टाचार के खिलाफ, सोचिए कि कानून कांग्रेस पार्टी ने RTI लाया, और RTI मतलब उस कानून को लाया और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में उस RTI को ज्यादा लगाया गया।
मतलब कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में उस आरटीआई का, जिस कानून को कांग्रेस ने बिल्कुल लाया, राहुल जी ने लाया, मनमोहन सिंह जी ने लाया और उस कानून का इम्प्लीमेंट भी किया, और कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में बहुत आरटीआई लगे भी। राइट टू एजुकेशन, गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिले, मनरेगा। हमको लगता है कि आप सोचते हैं कि मनरेगा की क्या जरूरत है, लेकिन आप जब गांव में जाओगे देखोगे रोजगार किसी के पास नहीं है, काम नहीं है, वो बेचारे उनका घर पाना, घर का जीवन यापन कैसे होगा। तो राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों के, जो समाज के आखिरी तबका जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता, उनके लिए इन्होंने लाया ताकि ये अपना, और इस योजना के तहत सरकार को इनको कोई काम मिले चाहे ना मिले, इनको काम जनरेट करके इनको काम करना देना है, इनकी तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। मिनिमम वेजेस जो है सरकार का हर प्रदेश का अलग है, इस प्रदेश का भी अपना अलग है, और इसने जिन निर्धारित करके इनको काम देना है ताकि ये वो चके। और वही चीज, वही योजना अभी 2 साल जो लगातार कोरोना 1 और कोरोना 2 में सबसे ज्यादा लाभदायक हुई है, जो पलायन को रोके, लोगों को भूख मरने से रोके। उसमें क्यों एक वेल अपडेट, वो उनका जॉब कार्ड बना रहता था, वेल अपडेट उनका कार वो था, उसमें बाकायदा कोरोना काल के समय उनके पास पैसा आते थे, उनके मतलब लोगों को रोजगार दिया उस योजना ने। बहुत अच्छा काम किया मनरेगा, ये माइलस्टोन है। कांग्रेस के काल में आप देखो, एक समय आर्थिक मंदी आई थी, ग्लोबल, पूरे विश्वव्यापी ग्लोबल आर्थिक मंदी में अमेरिका जैसे देश ने अपने सरकारी में 10 लाख नौकरियों से छुट्टी कर दी थी, और कई बैंक दिवालिया घोषित हो गई थी वर्ल्ड के। पर मनमोहन सिंह जी गुड इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, उन्होंने भारत को उस समय भी हमारे यहाँ एक नौकरी नहीं गई, उल्टा हम लोगों ने डेवलप किया। तो मनमोहन सिंह जी की जो सरकार माइलस्टोन थी, मतलब जो आखिरी तबके से लेके उन्होंने आगे भी बहुत ऐसे जो काम किए हैं। आप देखोगे तो उस सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में आपको सिर्फ काम दिखेंगे, योजनाएं दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में आते थे इनके मंत्री, केंद्र के मंत्री कांग्रेस के, जब छत्तीसगढ़ में आए, योजना आयोग के लोग आए, तो छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी की सरकार थी पैसा मांगती थी कि 2000 करोड़ 4000 करोड़ फलाना योजना के लिए दे दो, पर मनमोहन सिंह सरकार उसमें पैसे की कटौती नहीं करते, तो 4000 करोड़ मांगते तो 5000 करोड़ देते थे। ये वो सरकार थी। पर आज केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है। हमारे जीएसटी, जो हमारा जीएसटी का जो आधा सेंट्रल का जीएसटी होता है और आधा स्टेट का जीएसटी, उस पैसे को भी वापस नहीं करते हैं, बार बार मांगना पड़ता है। इनकी योजनाएं, जो खुद केंद्र जो योजनाएं को भेजती है, उस पैसे को नहीं देते हैं। जो केंद्र की, जैसे अभी वो आवास योजना है, उसका पैसा भी रिलीज नहीं करते हैं। भाजपा उसके लिए निकल जाते हैं आंदोलन करने। पहले जानकारी तो लो, बैठे हुए यहाँ पर कितने सारे लोकसभा में सांसद हैं, 11 है लगातार, 11 में बीजेपी के अपने 11 लोकसभा है, 9 बीजेपी के सांसद है। ये कभी बोलते भी नहीं है जाके, अरे कि हमारे जो योजना चल रही उनके लिए पैसा दो, छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा का जो टैक्स का पैसा है वो दो, जो रॉयल्टी कटती है खनिज में वो पैसा दो। ये देते ही नहीं है, देते जरूर हैं बट पार्ट में तोड़ के, तंग करके, मतलब लंबा समय खींच करके। तो वो सरकार, रवि के समय का ये परिस्थिति है, उस समय की सरकार अलग थी। आप पेपर कटिंग निकालिए, आप देखिए, पता करिए कि आपको मनमोहन सिंह की सरकार और बीजेपी में यहाँ की सरकार जो थी, उस दौरान केंद्र से कितना पैसा मांगा जाता था राज्य के द्वारा और पैसा कितना मिलता था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप कई बार शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ कई सारी फोटोज भी आपकी आई। किस प्रकार का अनुभव रहा, क्या सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया इस यात्रा का? तो राहुल जी की यात्रा ने तो मुझे हर परिस्थिति में जीना सिखा दिया। हर परिस्थिति में आदमी, मेरे को कोई बोलेगा ना जमीन में सो जाओ तो मैं सो जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ना। कोई गीले गद्दे में सो जाओ बोले तो, क्योंकि हमारी जब यात्रा शुरुआत हुई थी ना, तो बारिश हो रही थी। बारिश में आप सोचो, यात्रा चल रही है, और उस बारिश के समय, उस बारिश में हम चलते थे, हमारे बिस्तर भी भीग जाते थे। और मैं कंटेनर में नहीं था, मैं अपनी व्यवस्था से अपने साथियों के साथ जाता था। तो डेली हमको 25 किलोमीटर चलना रहता था।
कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और हाईवे में चलते थे, तो राहुल जी का सिक्योरिटी रीजन भी है, देश के वो बहुत बड़े और बहुत लीडर हैं, तो सिक्योरिटी भी देना और सिक्योरिटी रीजन भी हुआ करते थे। तो उनके कारण कभी मेरा रास्ता इधर हो जाए, क्योंकि मुझे रोज चलना रहता था। मैं कभी वो जैसे पद पे निकलते थे, मैं गांव में रुकता था, किसी भी परिस्थिति में कभी अपनी गाड़ी में सोता था। और ये भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे सिखा दिया कि मैं किसी भी परिस्थिति में रह सकता हूँ। और उस यात्रा का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं सिर्फ उसी कारण मैं उस यात्रा से जुड़ा कि आज देश में देखा जाए आपस में कैसा जहर घोला जा रहा है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है, वायरल हो रहे हैं सारे वीडियोस फोटोज, बेवजह किसी चीज की जांच तक नहीं करते, सही है कि गलत है, किसी के मोबाइल में आया उसको वायरल कर दो, एक दूसरे की प्रति मतलब आपस में जो हमारी देश की संस्कृति है, आपस में भाईचारा, उसको भी खंडित किया जा रहा है। उस यात्रा का भी एक उद्देश्य था, वो मुझे बहुत दिल में कुछ छुआ। इस कारण उस यात्रा को मैं स्वयं अपने से ज्वाइन करा और चलता रहा। बेरोजगारी की समस्या है, देश में युवाओं में कितनी बेरोजगारी फैली हुई है ना, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी जो समस्याएं के कारण उस यात्रा से मेरा लगाव रहा, मैं जुड़ता रहा। और मैं लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कन्याकुमारी तमिल में होता है, तमिलनाडु, फिर मैं केरला चला, फिर उसके बाद फिर मैं कर्नाटक आए, मैं कर्नाटक चला, मैं थोड़ा सा तेलंगाना चला, एमपी पूरा चला और कश्मीर पूरा चला। और इसका मुझे अनुभव बहुत अच्छा रहा। और राहुल जी की यात्रा को जो लोगों को जो वो मिलता था, प्यार मिलता था, वो उमड़ता था, वो देखने लायक था। आपको लगता ही नहीं था कि आप रोज 25 किलोमीटर चल रहे हो तो कुछ फर्क पड़ना है। ऐसे देखते देखते इतना स्वागत सत्कार, इतने लोगों का सड़क यात्रा जैसे 20 चले जा रही है, उसके बगल में पूरे जनता आपके लिए खड़ी हुई है, फूल बरसा रही है, अभिवादन कर रही है, वेलकम कर रही है, वार्म वेलकम कर रही है। वो बहुत ऐतिहासिक था और वो यादगार रहा। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार को किस प्रकार से देखते हैं? वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार तो बोलने के विषय नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आप देखा जाए, देखो किसान के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, किसानों को बोनस मिल रहा है, धान खरीदी की जा रही है, भूमिहीन किसानों को भी पैसा दिया जा रहा है। और खेल में राजू युवा मैदान क्लब है जो खेलों को प्रोत्साहित कर रहा है, युवाओं को सोशल एक्टिविटीज के लिए बढ़ावा दे रही है। अब तो बेरोजगारी भत्ता भी शुरुआत हो गई है, बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है। और जो शहर में अब थोड़ा सा आओगे ना, तो शहर में मैं छात्र राजनीति किया हूँ, मुझे अच्छे पता है, सामाजिक लोगों से भी जुड़ता रहता हूँ, समाज में भी कार्य करता रहा हूँ। तो ज्यादातर मेरे पास जो फोन और लोग मेरे से मिलने आया करते थे ना कि भैया फलाना स्कूल वाला इतना पैसा मांग रहा है, फलाना स्कूल वाला टीसी नहीं दे रहा है, फलाना स्कूल वाला ये नहीं दे रहा है, फलाना स्कूल वाला एजुकेशन में समस्या हो रही है, भैया इतना पैसा लगेगा। तो मैं उनको बोलता था कि भाई मैं पैसा की मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही बहुत पैसा वाला नहीं हूँ, लेकिन आपकी स्कूल वाले जो ऐसा कर रहा है, जो पैसा मांग रहा है, जो कम, वहाँ मैं बात करता हूँ आपके एडमिशन कराने की। तो उस चीज को भूपेश भैया की सरकार ने खत्म की। पूछो कैसे? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल लाके उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि जो प्राइवेट स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है उस लेवल का उससे अब स्टैंडर्ड का उन्होंने स्कूल खुलवा दिया। तो उस स्कूल में खुलने के कारण जो मिडिल क्लास के लोगों की जो प्रमुख समस्या, मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर शिक्षा में ही ज्यादातर ध्यान देते रहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लें, वो आगे तरक्की कर दें, क्योंकि उनकी ज्यादा सोच हो जाए। बहुत मिडिल क्लास के लोग हमेशा अपने बहुत ऐसा सोचनी पालक होता है कि अपने बच्चों के लिए कैसे मैं करता हूँ। तो एक तरीके से आज बोल सकते हैं कि स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, जो स्कूल का शिक्षण है, कि भूपेश बघेल जी ने इस मध्यम वर्ग के लिए बहुत मदद की है। नरवा गुरुआ बारी है, गौठान है, ये सारी चीजें एक सोच है ना। ये चीजों को इस सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है। और सरकार के बीच में आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बताऊंगा, हालांकि आपका प्रश्न कांग्रेस के सरकार के बारे में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने मोबाइल बांटा, 3000 का मोबाइल को लेके 5000 में बांटा, 3000 का, वो माइक्रोमैक्स, वो भी बम जैसा कान पास फूट रहा था लोगों के, बड़ा फूटता था है। टिफिन बांटा मनरेगा के मजदूर को, वो भी फिल टिफिन ना, एकदम जैसे वो टिफिन डब्बा होता है ना, एकदम ऐसे कर दो तो फट से हो जाता है, स्टील का टिफिन बांटा। फिर उन्होंने लैपटॉप बांटा, 6000 का लैपटॉप लेके 10000 में बांटा। मतलब ये कमीशन खोरों की सरकार थी।
और हम लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दे रहे हैं बिना वो। आपको 2000 रुपए आपको बोनस मिलेगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अरे नहीं, ये क्या करे, मोबाइल को खरीद लिया किसी कंपनी से, 3000 की मोबाइल को 5000 में खरीद लिया, उसका बिल को पेड करके राज्य के हम लोगों को पैसों को ले जाके दे के और बांट दिए, चुनावी फायदा नहीं लिए। टैबलेट को भी ऐसे ही खरीद लिए, टिफिन को भी ऐसे ही खरीद लिए। वो कमीशन खोरों की सरकार थी, डायरेक्ट कमीशन जाता था। मतलब बोलने से मतलब सरकार से पैसा नहीं निकालते थे, लेकिन जिस कंपनी से खरीद रहे हैं उनका डीलिंग हो गया कि भाई हम 3000 का मोबाइल है, हम 5000 में खरीद रहे हैं, तो बीच का जो 2000 रुपये हमको दे देना। वो ऐसे ऐसे करके लेते थे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे करप्शन का बात ही नहीं है। चुनाव के एंड टाइम में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। हाँ, क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? देखो, पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय सोच समझ के होता है। पार्टी ने निर्णय लिया कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जाए। असल में बदला नहीं गया है, मोहन मरकाम जी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। एक संगठन में एक कार्यकाल होता है 4 साल 3 साल का। मोहन मरकाम जी ने बहुत अच्छा अपना कार्यकाल चलाया, तो स्वाभाविक है, या कंटिन्यू करना था या फिर किसी और को बनाना था। तो यहाँ के लीडरों ने सब सोच समझ के, मोहन मरकाम जी भी उसमें शामिल है, तो सब सोच समझ के अपना उन्होंने लिया और दीपक बैज भाई को अध्यक्ष बनाया है। और वो भी अनुभवी हैं, तो वो उनका अनुभव आप सोचेंगे कि वो भी जमीन से आए हैं। वो NSUI के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। चित्रकूट जो है ना अपना, जो विश्वविख्यात जो अपना वो है झरना है, उससे पहले गांव पड़ता है लोहड़ीगुड़ा। आप जाओगे कभी जगदलपुर से तो वो उनका ब्लॉक आता है, लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक, चित्रकूट विधानसभा से। वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं उपचुनाव हुआ था, स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी के देहांत होने के बाद वहां पे चुनाव हुआ था, तो कवासी लखमत जो अभी वर्तमान में आबकारी मंत्री हैं, वो उपचुनाव लड़े थे सांसद का। तो स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल जी और स्वर्गीय अजीत जोगी साहब ने, उस समय कवासी लखमत जी सब वो सब एक थे, तो मुझे प्रभारी बना के भेजा था 60 बूथ का, चित्रकूट विधानसभा का, लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक का। तो मैं दीपक बैज भाई से मिला और अप्रैल मई का समय था इलेक्शन का, और अप्रैल मई में हम लोगों ने घूम घूम के काम किया। आप बस्तर का बोलते हैं ना, क्या है, अंदर घुसिए आपको बस्तर का समझ आएगा। एक बूथ में, जैसे यहाँ बोला जाता ना, एक बूथ में पूरा बस्तियां हैं, 100-200 मकान। बस्तर में ऐसा नहीं है। एक जगह 50 घर, एक जगह 20 घर, मतलब 3 किलोमीटर दूर 20 घर, एक जगह 50 घर, ऐसे मिला के 1000 मतदाता तैयार होते हैं। उसमें मैं दीपक भाई मिल के हम लोग वहां पर मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, बूथ कमेटी हम बनाते थे। तभी से दीपक भाई जी का मुझे वो समझ आया कि कार्य की निष्ठा, बड़े अच्छे से कार्य करते थे। तब से मैं उनसे भी प्रभावित हुआ, वो और मेरा उनसे मित्रता हो गई और बातचीत होती रही। फिर वो दीपक बैज भाई फिर उसके बाद 2013 में विधायक बन गए। पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया। फिर 2018 में फिर उनको टिकट दिया विधायक का। अभी मोदी लहर में वो सांसद बन गए। भाई मोदी लहर में जो व्यक्ति जीत रहे हैं, मतलब योद्धा तो है। मोदी लहर बोलते हैं, पब्लिक बोल रही है मोदी लहर 2014 में आई थी, 2019 में आई, अब तो आनी नहीं है मोदी लहर। उसमें वो जीते हुए हैं, तो जरूर उससे पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि उनको संगठनात्मक राजनीति का भी अनुभव है और चुनावी राजनीति का भी अनुभव है। चुनाव कैसा जीता जाता है, तो वो अच्छे प्लेयर है, अच्छा खेलेंगे। बीजेपी हमेशा एक वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस पे लगाती आई है, वो है शराबबंदी। शुरू से बीजेपी इसको बुलाने की कोशिश में रही है। इसके बारे में क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए, शराबबंदी जो है ठीक है, पार्टी ने बोला था, लेकिन शराबबंदी पे आपको सोचना पड़ेगा। शराब जो है ना बंदी, एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई किसी चीज को बंद करने से बंद नहीं हो जाती। हमारा राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है, 5-6 राज्यों से। हम जो अपने प्रदेश में शराब को बंद कर देते हैं, तो बगल में वो महाराष्ट्र से ले आएगा जाके शराब खरीद के, MP से ले आएगा, और झारखंड से ले आएगा, तेलंगाना से ले आएगा, उड़ीसा से ले आएगा। तो शराब तो बंद हो पाएगा नहीं पूर्ण रूप से। अगर हम बंद करते हैं तो आप देखे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोरोना काल में 2 बार कोरोना काल आया, शराब की दुकानें बंद थी। लोग सैनिटाइजर को पी गए, उसमें अल्कोहल की मात्रा है करके, उसको पी के लोग मर गए, अल्कोहल में लेगा करके बीमार पड़ गए कि शराब की ये तलब है। तो अब एकाएक
यकाएक ऐसी चीज को कैसे बंद कर दूं? हाँ, अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि ये सामाजिक बुराई है, इसको छोड़ा जाए। इस रूप में इस चीज में सरकार काम कर रही है कि इसको स्वतः लोग बंद करें। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुहिम चलाई जाए कि शराब लोग खुद ही छोड़ दें। हाँ, उसे एक साथ बंद कर पाना मुश्किल है, क्योंकि किसी की जान चले जाना। अब अभी देख रहे हो, गुजरात में नकली शराब पीने से 250 लोग मर गए, बिहार में नकली शराब पीने से 300 लोग मर गए। आप देख रहे हो कि बोलने का है और गुजरात चले जाओ, आप गुजरात चलाओ, शराबबंदी मतलब शराब नहीं मिलना चाहिए वहाँ के लोगों को। बिहार चले मतलब तो वहाँ पांठेले पांठेले में आपको शराब मिलता है। होटल में रुको ना, अब वहाँ के वेटर को बोलो 200 रुपए 300 रुपए का क्या पता नहीं कितने की शराब आती है, उसमें 100-200 रुपए दो, उनको बोलो ज्यादा दे लो, लाके दे देंगे आपको। तो कहाँ से शराब बंदी हुई? तो शराब को स्वतः आदमी बंद करे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा बंद करके लोग नकली शराब पिए या अल्कोहल क्या बोलते हैं सैनिटाइजर जैसी चीज को पी के बीमार हो जाए। तो एक अच्छा नहीं लगता ना, एक मुखिया को अच्छा नहीं लगेगा और कांग्रेसी नाते हमको भी अच्छा नहीं लगेगा हमारे प्रदेश में सरकार है जिस तरह से लोग खत्म हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार, जो कांग्रेस सरकार अस्तित्व में आई तो उनका एक नारा था नरवा गरवा बुरवा बाड़ी, उसमें से गौठान आता है जिसमें कि हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। उसमें आप किस तरह से देखते हैं? देखो, गौठान के विषय में तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी कुछ समझ ही नहीं पाई क्या है गौठान करके। गाय जितने हैं गौवंश है, गाय के हमारे देश में अलग दर्जा है, मतलब पूजनीय है, गौ माता है। अगर गौ माता अगर सड़क में है, बैठी हुई है, तो उनको ले जाके गौठान में ले जाए, क्या दिक्कत है? उनके लिए गौठान बनाया जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप गाय की, भारतीय जनता पार्टी अगर आप गाय की इतनी सही में आप मानते हो, माता मानते हो, पूज्य करते हो, तो आपको जो गाय मिलती जो सड़कों में दिखती है आप उनको ले जाइए गौठान में और ले जाके उनके लिए चारा की व्यवस्था करिए। पर कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने सोच के बनाया है कि गौठान एक भावनात्मक इशू है ना। भावनात्मक मतलब एक वो है, समाज में भी एक तरीके से सामाजिक बोले कि अब गौठान एक हम लोगों ने बना दिया। जिस तरीके से देखा जाता है ना, मंदिर बन गया, मंदिर बन गया तो मंदिर को जब रेख मस्जिद बन जाए, मंदिर बन जाए, गिरजा बन जाए, पर देख रेख कैसे सब उस समाज के लोग मिलके करते हैं। तो ऐसे गौठान भी एक तरीके से एक वो है कि वहां पर गायों के लिए बनाया गया था। अब काम सब लोगों का बनता है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिस गांव में बना उस गांव के सारे नागरिकों का काम बनता है कि चारा दान करे। किसके लिए चारा दान करे? गौ माता के लिए, गौ वंश के लिए चारा दान करे। इसलिए सोच के बनाया गया ये है ताकि हमारी जो गाय हैं, जो गरवा है, जो गौवंश है, जो सड़कों में घूमते रहती हैं, इधर उधर बैठे रहती हैं, वो खत्म हो। फिर उनके अगर वो गौठान में रहेंगे, वहां उनको चारा मिलेगा, तो फिर वो गोबर करेंगे, जिसको गोबर करेंगे। गोबर को ले जाके वर्मी कंपोस्ट में रख दिया जाएगा। गौठान में कई ठो वर्मी कंपोस्ट बने लाइन से, वहां पर ऊपर शेड भी लगे हैं। उसमें जब गोबर को रखा जाता है तो गोबर को सड़ाया जाता है, उसके बाद वो उर्वरक खाद बनता है। आज क्या हो रहा है? सब चीज केमिकल यूज हो रहा है। जहां देखो सब हाइब्रिड। इतना बड़ा जाम आता था नेचुरल, आज इतना बड़े बड़े जाम रास्ते में मिलते हैं, वो हाइब्रिड है। केमिकल किसी न किसी माध्यम से आप खा रहे हो तो आपके पेट में तो जा रहा है। अब नेचुरल उर्वरक हम वहां पर गोबर खरीद रहे हैं, उसको वर्मी में डाल रहे हैं, उसको खाद बना रहे हैं। गौठान से जो गोबर मिल रहा है हम उसको वहां पे डाल रहे हैं, तो उसको हम उसमें ले जा रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं। मतलब वो कर रहे हैं कि जो पहले जैसा, जो पहले जमाने में लोग जो नेचुरल जो प्रोडक्ट खाया करते हैं, जो एकदम जिसमें हाइब्रिड नहीं होती थी, वो चीज। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का अमेरिका में सम्मान हुआ है कि एक सोच, बहुत बड़ी सोच है कि आप गोबर को खरीद के और गौठान से जो गोबर एकत्र हो उसको सड़ा के आप उर्वरक खाद बना रहे हैं। इसको तो हर किसी को उपयोग करना चाहिए। उर्वरक खाद अपने घर में आज भी देखोगे, गाँव में जाओगे ना, तो जो पुराने जो बड़े अच्छे खेती करने किसान लोग हैं, उनके घरों में, घर के बगल में गोबर को रखा जाता है उनके घर के, और उसके बाद को उर्वरक खाद बना के वो यूज करते हैं अपने खाने के लिए और अपनी मतलब वो खेती किसानी में। ये कितनी अच्छी बात है इसको। और क्या होता है, मनरेगा के तहत काम देना रहता है। मनरेगा के तहत आपको योजना में पैसा आता है, तो गौठान की जो राशि है, देखो मनरेगा तो काम है
मनरेगा में योजना है, उस योजना के तहत आपको उसमें गौठान को भी माननीय भूपेश बघेल जी ने केंद्र के जो मनरेगा के विभाग है उनसे चर्चा करके मनरेगा से भी उस राशि को उन्होंने वो कराया। तो उसमें भ्रष्टाचार जैसा चीज कहाँ है? किस बात का भ्रष्टाचार? 10-12 लाख की 15 लाख की लागत से एक ठो को गौठान बनता है और गांव से प्रस्ताव बनाते हैं 10-10 जो खाली पड़ी हुई जो जमीन है, जो खाली पड़ी जो जमीन है गांव की बड़ी बड़ी 10 एकड़ 15 एकड़, उसको गौठान के लिए लिया जाता है। फिर उसमें घेरा लगाया जाता है, गेट लगाया जाता है, फिर वर्मी कंपोस्ट के लिए टैंक बनाया जाता है। तो किस बात का इन लोग विरोध करते हैं और किस चीज का भ्रष्टाचार बताते हैं? मनरेगा का पैसा डायरेक्ट खाते में जा रहा है मनरेगा के मजदूरों को जो वहाँ पे काम करते हैं गौठान में। मनरेगा में जो उसमें जो लगते हैं सामान वो डायरेक्ट उसमें जा रहे हैं और कुछ पैसा राज्य सरकार का होता है जो उसमें डाल के डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका क्रिमिनल जनपद करता है। तो भ्रष्टाचार जैसे कौन सा जमीन खरीदी गई है, चलो जमीन खरीदते उनको तो बेवजह की बातें करते हैं। भ्रष्टाचार जैसी, उसमें भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज ही नहीं, बोला ना, समझ ही नहीं पाए गौठान का योजना क्या है। एक तो वो है सेवा भाव है, एक तरीके से गौठान एक सेवा भाव के रूप में है, सेवा करना चाहिए, सारे लोगों को वहां पर अपने गौवंश को लाना चाहिए, भेजना चाहिए और चारा दान करना चाहिए। जो सड़क में है उनको खुद को आदमी को करना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अयूब खान जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दुर्ग भिलाई से। आगे आने वाले समय में हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आपको हमेशा और भी शख्सियतों से मिलाएंगे। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। धन्यवाद। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।